सुना तो था कि फ्राइडे सैटरडे तुम लोग तुम्हारा संडे को टेस्ट है ना, सैटरडे थोड़ी है। ठीक है, इस बार जो पेपर बनाया है मैंने बनाया है खुद से, तुम्हारा इनऑर्गेनिक का है ना। तुम्हारा टेस्ट कब है? सैटरडे को। तुम संडे को इन लोग वाला टेस्ट दे दो, बैठ के दे दो। पेपर मैंने खुद से बड़े अच्छे से सजा के बनाया है। इनऑर्गेनिक का पेपर एकदम आपको फील होगा कि आप नीट का पेपर दे रहे हैं, राइट। कोई साधारण सवाल नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा बट ट्विस्टेड, जैसा नीट में आता है। समझ में आया? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा बट ट्विस्टेड होगा। वो वाला पेन देना यार, कोई भी एल डेको वाला, ये जो रखा हुआ। हाँ लो, सब कुछ एनसीईआरटी, जो भी नोट्स में पढ़ा है वो एनसीईआरटी ही है, तो एनसीईआरटी से ही आएगा। बट इट विल नॉट बी, ऐसा नहीं होगा कि हाँ देखो आंसर मारो आगे बढ़ो। फील गुड क्वेश्चंस नहीं देता मैं, ठीक है। और पेपर थोड़ा ढंग से बनाना। जैसे ही आपने हड़बड़ी या जल्दीबाजी करने की कोशिश की, लगातार -1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत जल्दीबाजी करने की कोशिश नहीं करना, पेशेंसफुली पढ़ लेना, क्वेश्चन समझ लेना कि क्या पूछ रहा है, और फिर आंसर करना तो हो जाएगा। अगर आप बिना सोचे समझे आंसर करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए, इस बार इनऑर्गेनिक आपका ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, कोई खास वजह? क्यों? पिछले बार ऑर्गेनिक आ गया था। ठीक है भाई, चलिए, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था, राइट। हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था यार, ये आधा काम करते हैं। चलिए, एक एक करके, कल हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। आपको सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, और अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से बड़ा और 8 तक है तो किससे डिवाइड करते थे? 2 से। अगर 56 तक आ रहा था तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, उससे भी बड़ा आएगा तो 18 से डिवाइड करेंगे। और जो भी क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट ही आपका हाइब्रिडाइजेशन बता देता है। अच्छा, तो आपको मान लो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, आप एक एक करके साथ में प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। CO2 का क्वेश्चन, CO2 है, सब कुछ निकालते चलो एक बार कॉपी में फटाफट से। H2O है, NF3 होगा तो क्या होगा? फिर SO2 होगा तो क्या होगा? ClO4 माइनस होगा तो क्या होगा? एक एक करके सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन लगा लीजिए फटाफट से। आपको सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम देखो, साथ साथ सॉल्व करते हैं। ग्रुप नंबर 14 का है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 का है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास 4 + 12 16 आ रहा है क्या? और अगर 16 आता है तो किससे डिवाइड करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? क्वोशिएंट 2। अगर 2 क्वोशिएंट है तो क्या मैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन लिख दूं? 180 डिग्री लीनियर शेप, लीनियर शेप या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अभी के लिए, ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो ज्योमेट्री। अभी VACPR आज ही पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल आ रहा है 8। जब 8 तक होता है तो क्या 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 4 जा 8 आप करोगे, sp3 आ रहा है, 109 डिग्री एंगल आएगा। और अगर कोई ज्योमेट्री पूछ दे तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। NF3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, 5 + 21 कितना हो गया? 26। 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 3 जा 24 आ रहा है, रिमाइंडर आ गया 2। जब भी रिमाइंडर 2 आ जाए तो क्या आपके पास 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा टोटल? 4, यानी कि sp3 यानी कि 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अभी बोलेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन से आप लिख रहे हो तो ज्योमेट्री बोलेंगे। SO2 की बात करेंगे, क्या सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल आ गया 18। जब 18 आता है 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आ गया 2। जब भी रिमाइंडर बच जाए 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल आ जाएगा 3। 3 का मतलब sp2। sp2 का मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका अगर पूछ ले कि SO2 में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है तो 120 डिग्री। सिंपल ट्रिक है, सारे हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएंगे, ऑल इनऑर्गेनिक के ऑल। आप देख लो ClO4 माइनस अगर आपको करना है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है, -1 की वजह से एक ऐड कर दो, टोटल कितना आ रहा है आपके पास? 32 आ रहा है। 8 से डिवाइड करना होता है, 8 4 जा 32 आप करोगे। ClO4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3 109.5 डिग्री एंड टेट्राहेड्रल। सिंपल। जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो क्या मॉलिक्यूल का होता है या सेंट्रल एटम का या सराउंडिंग एटम का? हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सेंट्रल एटम। इसका काम आएगा कहां पे? VSEPR में। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का बोलेंगे, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सेंट्रल एटम। जैसे मान लो आपसे ClF6 पूछ रहा है, मान लो ClF6 माइनस, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। फ्लोरीन के पास भी 7, 6 फ्लोरीन है, प्लस -1 की जैसे 1, कितना आ रहा है? कितना? 50। 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 48 आ रहा है क्या? रिमाइंडर 2, जब भी रिमाइंडर आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 6 + 1 7, 7 का मतलब sp3d2 होता है, d3 सॉरी, sp3d3। अगर आपसे पूछे इसका ज्योमेट्री क्या है तो pbp बोल दोगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका अगर एंगल पूछा जाए तो इसमें 72 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। 72 डिग्री 5, 90 डिग्री 10। PCl5, फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन के पास 7, 5 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना आ रहा है? 40। 8 से डिवाइड करोगे 5, सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। 5 का मतलब कितना होता है? sp3d। क्या इसकी ज्योमेट्री TBP हो जाएगी? अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो 120 डिग्री भी और 90 भी है। 123 और 96 आ रहा था कल के टेबल से। ये सब क्लियर है? आसान है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बहुत इजी है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो मैं छोड़ रहा हूं वो एग्जांपल्स आपको खुद करना है। जैसे SF4 है, इसी से मिलता जुलता, आप खुद करेंगे। ये करते हैं XeO2F2, बार बार पूछा जाता है आपको। जेनॉन वाले कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन नीट एग्जामिनर का फेवरेट है। जेनॉन का कितना हो जाएगा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6, 2 ऑक्सीजन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 है, कितना आ रहा है? 8 + 12 + 14, कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। 8 से डिवाइड कर दोगे, क्या आपके पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा? और आपके पास जब भी रिमाइंडर आता है 2 से ही डिवाइड करना होता है। टोटल कितना आ गया? 5 sp3d। d का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। एंगल 120 भी है और 90 भी है। 120 3 90 6। अगर मान लो बोला जाए कि ज्योमेट्री बताओ इसमें, अगर मान लो बोला जाए XeO2F2 बना के बताओ कैसा होगा, तो हमें यहां से ज्योमेट्री पता लग गई क्या? sp3d। और sp3d क्या हमने बोला था ट्राइगोनल होगा और एक ऊपर और एक नीचे निकल रहा होगा, ऐसे पिरामिड बाई पिरामिड, ऐसे ही बोला था। तो मैंने सेंट्रल एटम को, एक काम करो, सेंट्रल एटम को बीचों बीच रख दिया, इससे इधर इधर और इधर, एक ऊपर और एक नीचे, यही लगा होगा। अब देखो कह रहा है 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। एक रूल याद कर लीजिए, आगे वैसे ये रूल पढ़ाऊंगा बट अभी दिमाग में रखेंगे तो सही रहेगा, आगे ये रूल आएगा। जब भी आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। जब भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख जाए तो देखो ऑक्सीजन को रखना है, फ्लोरीन को रखना है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। अब आपको यह पता होना चाहिए एक्सियल कौन है, इक्वेटोरियल कौन है। तो ये जो हम पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड सारा एक्सियल, कोई भी हो, ऑक्टाहेड्रल में भी बाई पिरामिड बना रहे थे, पेंटागोनल बाई पिरामिड बना रहे थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड बना रहे थे, पिरामिड्स हमेशा एक्सियल होते हैं।
पिरामिड हमेशा एक्सियल होते हैं, तो ये भी पिरामिड है और ये पिरामिड है, तो क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया। तो आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये दोनों जो होते हैं दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, ये दोनों जो होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। और पिरामिड को छोड़ दिया जाए, रिमेनिंग बॉन्ड्स जो होते हैं, पिरामिड को छोड़ दिया जाए, जो रिमेनिंग बॉन्ड्स होते हैं, क्या वो इक्विटोरियल होता है? तो पिरामिड को अगर मैं छोड़ दूं, ये जो डॉट के अंदर जो बॉन्ड्स है इनको बोल दिया जाएगा, तीनों के तीनों बॉन्ड्स क्या हो गए, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स आ जाएंगे और टोटल 2 एक्सियल बॉन्ड्स आ जाएंगे। समझ में आया? और इक्विटोरियल एक्सियल का कॉन्सेप्ट केवल यहीं पे वैलिड है, sp3d में, और जगह नहीं लगा सकते आप। केवल इसी स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है कि जो एक्सियल है, जो पिरामिड है, क्या वो एक्सियल है? और जो पिरामिड को छोड़ के बाद बाकी सारे क्या हैं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल में पूछेगा बॉन्ड एंगल कितना है, तो क्या बोलोगे, इक्विटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है, 120। और अगर पूछे कि एक्सियल का बॉन्ड कितना है, 90। एक्सियल कितना बॉन्ड बनाएगा, 90। अच्छा, अब मैं इसका वो बना रहा था आपके पास स्ट्रक्चर, तो यहां पे बना देते हैं। अब एक्सी को बीच में रख दिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना, ट्राइगोनल बना दिया, बाई पिरामिड बना दिया। अब मैंने बोला जब भी आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पे जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मान लो यहां पे मैंने फ्लोरीन रख दिया और यहां पे भी मैंने फ्लोरीन रख दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रख दिया, एक्सियल पे। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन और है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां आएगा, इक्विटोरियल पे। और ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बना के आता है, जब भी ऑक्सीजन आएगा क्या डबल बॉन्ड बना के आएगा, तो एक्सियल जो है, इक्विटोरियल पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना के आ गया और एक पोजीशन खाली रह गया। खाली लग गया मतलब लोन पेयर हो गया, क्या खाली रह गया मतलब लोन पेयर आ जाएगा, है ना। शेप वे पर भी बाद में बात करेंगे। XeO2F2 का ज्योमेट्री ऐसा होता है। फिर से एक बात वापस से देखिए, अगर आपको XeO2F2 बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकल आएगा, अच्छी बात है। अब हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकल आया तो मुझे पता लग गया कि जेनॉन सेंट्रल एटम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड बना रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, आंख बंद करके एक्सियल पे ही रखना होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप एक्सियल पे ही रखोगे। जो बचा हुआ है क्या वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप आंख बंद करके कहां रखोगे, इक्विटोरियल पे। और जो एक बचा रह गया है वो क्या है, लोन पेयर है। तो XeO2F2 में कितने लोन पेयर पाए गए, जेनॉन पे, जेनॉन पे 1 लोन पेयर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो XeOF4 बनाना है, इसका पहले ना हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या 8 आएगा जेनॉन के लिए, क्या 6 आएगा ऑक्सीजन के लिए, क्या फ्लोरीन के लिए 7 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। 8 से डिवाइड कर दो 42, क्या 8 5 टाइम्स चला जाएगा। रिमाइंडर जब भी आए 2 से डिवाइड करोगे, क्या आपके पास 6 आ रहा है टोटल, क्या बोल दोगे, sp3d2 बोल दोगे। अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो ऑक्टाहेड्रल। और कल मैंने एक बताया था कि ये सारे के सारे एंगल इसमें क्या है, 90 डिग्री, और सारे के सारे पोजीशंस क्या है, सेम है। जब बॉन्ड एंगल सेम है तो सारे पोजीशन सेम है। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर निकला होता है, स्क्वायर के एक नीचे की तरफ निकल रहा होता है, ऐसे ही है। अब देखो XeOF4 में सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है, इसमें ना कोई इक्विटोरियल है ना कोई एक्सियल है, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है। एक्सियल इक्विटोरियल किसके लिए डिफाइन है, केवल sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए, बाकी जगह आप एक्सियल इक्विटोरियल नहीं लगा सकते, ठीक है। अब XeOF4 है तो 4 फ्लोरीन है, सिमेट्री के हिसाब से चारों फ्लोरीन को चारों कॉर्नर पर रख दो। हमेशा स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सिमेट्रिकल। अब कह रहे हैं एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बना के रहता है, तो ऑक्सीजन किसी भी साइड पे डबल बॉन्ड बना के रह जाएगा। क्या यहां बीच में जेनॉन था सेंट्रल एटम और एक बच गया, इसका मतलब लोन पेयर। तो XeOF4 में भी कितना लोन पेयर, एक, जेनॉन के पास 1 लोन पेयर। जैसे फिर से इस क्वेश्चन में देखो, जेनॉन के पास कितने हैं, 8, ऑक्सीजन के पास 6, 2 फ्लोरीन का मतलब 7 × 2 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। क्या 28 आएगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ गया, जब भी रिमाइंडर आ जाए 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 आ रहा है। sp3d आ रहा है। क्या आपके पास वही वाला स्ट्रक्चर निकल आ गया, वही वाला स्ट्रक्चर आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखो सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन, और देखो ट्राइगोनल बना लो ऐसे, बाइपिरामिड बना लो ऐसे।
अब जैसे ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, आपको क्या सोचना है, एक्सियल इक्विटोरियल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा, एक्सियल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां आएगा, इक्विटोरियल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो है, दोनों को एक्सियल पे रख दो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बार एक है, तो सिमेट्री के हिसाब से यहां डालें, यहां डालें, यहां डालें, राइट हैंड साइड। बाकी दो पोजीशन बच गया, इसका मतलब यहां भी लोन पेयर होगा और यहां भी लोन पेयर होगा। कितने लोन पेयर है ज़ेनॉन पे, दो। सिंपल कहानी, क्लियर है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं सारे कंपाउंड का। स्ट्रक्चर बनाने से आपको लोन पेयर की जानकारी भी मिल जा रही है। करना क्या था, 3 स्टेप है बस। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ज्योमेट्री बनाइए और उसमें सजा दीजिए। अगर sp3d आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा, एक्सियल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जा रहा है, इक्विटोरियल, बस। और अगर बच गया, इसका मतलब वो लोन पेयर है। हाँ, फ्लोरीन सिमेट्री, इसमें सारे पोजीशन एक्सियल है, सब 90 डिग्री है, सारे एक्सियल है। तो इसमें एक्सियल इक्विटोरियल केवल एक जगह डिफाइन है, ठीक है। और दूसरा, आपका सवाल ये हो सकता है कि सर सारे एक्सियल है तो यहां रख दो फ्लोरीन। आप रख सकते हो, बट हमेशा क्या रखते हैं, सिमेट्री। चारों कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन, 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे, मतलब 1 ऑक्सीजन ऊपर एक और रिमेनिंग नीचे। सिमिलरली ये ऑक्सीजन जो यहां था वो यहां भी तो आ सकता है, बट हमने सिमेट्री के हिसाब से उधर रखा है। हमेशा सिमेट्री चूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, IF5। स्ट्रक्चर बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन अब आप सीख चुके हो, स्ट्रक्चर बना। पहले हाइब्रिडाइजेशन फटाफट निकाल लो। क्या आ रहा है, 7 + 7 × 5 आ रहा है क्या, 42 आ रहा है। 8 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 8 5 = 40। देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। जैसे ही रिमाइंडर आता है किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। कितना आ रहा है, sp3d2 आ रहा है क्या, क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रहा है। अच्छा, 90 डिग्री एंगल आएगा, कितने, 12। कल ही लिखवाया 90 डिग्री एंगल कितने होते हैं, 12। अब आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल के लिए बीचों बीच तो सेंट्रल एटम पड़ा होता है, यानी कि आयोडीन। चारों कॉर्नर पे पड़ा होगा और 2 पिरामिड बना होगा, कुछ ऐसे ही होता है। अब IF5 में 4 फ्लोरीन को चारों कॉर्नर पे डाल दो, सिमेट्री। 1 ऊपर डाल दो, बचा हुआ क्या हो गया, लोन पेयर, खत्म कहानी। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ। SO3 में सल्फर के कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। 3 ऑक्सीजन है, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है क्या। तो 8 से कितना टाइम चला जाएगा, 24, 3। जैसे ही 3 आया, क्या आ गया आपके पास, क्या sp2 आ गया। अगर sp2 आया तो क्या बोल दूं, ट्राइगोनल प्लेनर बोल दूं। और अगर ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे, एंगल क्या बोल दोगे, 120 डिग्री, कितने, 3। अब ट्राइगोनल प्लेनर आपको पता है, सेंट्रल एटम आ जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरह से बनता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को अपने अपने जगह पर रख दो। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थोड़ी बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। खत्म कहानी, आंसर आ गया। कोई लोन पेयर बचा क्या सल्फर पे, नहीं है, सारे बॉन्ड एक उपाय है। ICl3 की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 7। क्लोरीन के कितने हो गए, 7 × 3, क्या 28 आ रहा है। 28 आ रहा है तो कैसे करोगे आप, 8 से 3 और यहां पे आ रहा है आपके पास 4। क्या आपके पास 3 to 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो क्या बोलोगे, sp3d बोल दोगे। क्या TBP ज्योमेट्री आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है क्या। और TBP रखना है, TBP मतलब ट्राइगोनल भी और बाइपिरामिड भी। कह रहा है Cl3 है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आप समझो ऐसे, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन आएगा एक्सियल पे, रिमेनिंग कहां चला गया, यहां पे आ जाएगा ClCl, बाकी कहां चले गया। अच्छा रुको 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 रुको, आपके पास ICl3 है, TBP ज्योमेट्री आया, यहां तक क्लियर है। आयोडीन को आपने बना दिया। अब देखो 3 क्लोरीन है, कहां रखें, 3 क्लोरीन है तो देखो, एक तो आप सोच सकते हो कि सर यहां पे Cl आएगा। एक वो तरीका ये है जो कि रॉन्ग है, अभी बताऊंगा। ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी आपके पास कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे ही जाएगा। क्यों, उसका लॉजिक है, फ्लोरीन हमेशा यहां जाएगा, सॉरी क्लोरीन यहां आएगा और नीचे आ जाएगा। जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑलवेज कम्स एट इक्विटोरियल। जैसे मैंने वहां पढ़ाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा,
एक्सियल पे, लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा तो कहां जाएगा, एक्सियल पे। लोन पेयर आ रहा है तो कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। ये आगे रूल पढ़ना है, लेकिन पहले से अगर आप स्ट्रक्चर में लगाते चलेंगे तो आपका स्ट्रक्चर सिंपल आता चला जाएगा। कितने लोन पेयर दिख रहा है आयोडीन पे, दो, दोनों एक्सियल पे आएगा। लोन पेयर हमेशा कहां डालना है, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे, हाँ हाँ, ऑलवेज टीबीपी पे ही वैलिड है। एक्सियल इक्वेटोरियल टीबीपी पे है, तो ये जो रूल है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहां डालना है, एक्सियल पे। लोन पेयर कहां डालना है, इक्वेटोरियल पे। ये रूल हमेशा टीबीपी में वैलिड है। बाकी जगह एक्सियल इक्वेटोरियल है ही नहीं, तो वहां आएगा ही नहीं। कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जब मैं रूल पढ़ाऊंगा तब वो रूल आने दो। रीजन होता है वाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, रिपल्सन का लॉजिक होता है। अगर मान लो लोन पेयर को मैं 90 डिग्री पे रख दूं तो क्या रिपल्सन लगेगा, 120 डिग्री पे रख रहा हूं तो रिपल्सन कम लग रहा है। इसीलिए लोन पेयर हमेशा रिपल्सन करता है तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल दूर दूर रखता है। बेंड्स रूल आने दो, अभी आगे का पढ़ाई नहीं करते। हाँ एक सेकेंड, हाँ एक एक करके, हाँ हाँ वही बता रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन वही है। हाँ नेक्स्ट, 180 डिग्री भी होगा बॉन्ड एंगल। हाँ होगा ना, मैंने कल तो लिखवाया ये वाला, ये 180 180 180 लिखवाया तो है, 3 लिखवाया है, कल वाला लिखवाया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल में लिखवाया हुआ है कि 180 डिग्री होगा तीनों। बट 180 डिग्री एंगल को यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जान लो कि एंगल होता है, बस यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और क्वेश्चन करिए तो क्लैरिटी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था, मान लो आपके पास क्लोरीन भी हो और फ्लोरीन भी हो तो क्या करेंगे। बोर्ड पे देखना क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ। मान लो बेटा ClF3 अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास ClF3 क्वेश्चन आया, या और फिर दूसरा ये क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको, आगे क्वेश्चन है इसमें, ये वाला पहले ये करते हैं फिर आगे चलेंगे। मान लो ये दोनों क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री बताना है, एंगल बताना है और इसका बनाना है ज्योमेट्री। अब देखो इसमें परफेक्ट एग्जांपल है। फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, 5। क्लोरीन के पास कितना आया, 7। 3 क्लोरीन मल्टीप्लाई कर दें, फ्लोरीन के पास भी 7 आएगा, 2 क्लोरीन मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ रहा है, काउंट कर लो कितना आ रहा है, 40। क्या 8 से डिवाइड करोगे, क्या 8 5 40 हो रहा है। 5 का मतलब sp3d आएगा। अच्छा, 5 का मतलब आपके पास sp3d यानी कि कौन सी ज्योमेट्री, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोर्ड पे देखो, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया। आओ देखते हैं, सेंट्रल एटम तो हमेशा फास्फोरस ही होगा। अब ये रह गया ट्राइगोनल और ये रह गया आपके पास बाइपिरामिड। फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा, एक्सियल पे। तो 2 फ्लोरीन था, यहां पे हमने रख दिया। क्लोरीन क्या इसके रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इसके रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहां आ गया, फ्लोरीन। सराउंडिंग एटम में जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको कहां डालेंगे, एक्सियल पे, और बाकी वाले को कहां डाल देंगे, इक्वेटोरियल पे। खत्म कहानी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप करो, अब और मजा आएगा इसमें। क्या इसमें आपके पास, इसमें भी जब जोड़ोगे ना 5 + 7 × 2 + 7 × 3 40 ही आ रहा है, 40 आ रहा है। 8 से डिवाइड करोगे तो यहां भी 5 से ही जा रहा है, तो क्या sp3d ही आएगा। अगर sp3d आएगा तो क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिड ही आएगा। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिड आ गया। देखो फास्फोरस क्या सेंट्रल एटम है, क्या ये ट्राइगोनल दिख गया और क्या ये बाइपिरामिड दिख गया। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लेकिन 3 है, कहां डाले, एक्सियल की इक्वेटोरियल। अब जहां जितना पॉसिबल है उतना कहां रख दोगे, एक्सियल पे। बच गया तो मजबूरी में कहां रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा एक्सियल पे ही, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो कहां रख देंगे, इक्वेटोरियल पे। रिमेनिंग 2 क्लोरीन है यहां, किसमें, हां, लेकिन रूल क्या कहता है, बेंड्स रूल कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहां जाएगा, एक्सियल पे। उसके लिए सिमेट्री प्रायोरिटी नहीं है, सिमेट्री इज द लास्ट ऑप्शन, पहले रूल प्रायोरिटी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे ही रखना है। अगर अब 3 था तो मजबूरी है तो कहां रखेंगे,
इक्वेटोरियल पे। ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर करके 4 स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, राइट, दोनों ही। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास, ये तो आपके पास ज्योमेट्री हो गया, लोन पेयर नहीं बच रहा, कोई सारे बॉन्ड फुलफिल्ड है, लोन पेयर नहीं बच रहा। जैसे यहां जाओ SO4-2 में, क्या सल्फर आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है? ऑक्सीजन आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है ऑक्सीजन और +2 कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 8 से डिवाइड करने पे कितना जा रहा है? ये 4 चला गया। 4 का मतलब क्या, आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। अब sp3 का मतलब एक तो सल्फर सेंट्रल एटम होगा, और क्या 4 पोजीशन इस तरह से ऑक्युपाइड होंगी। नेगेटिव चार्ज लुईस थ्योरी में हमने पढ़ रखा है, कहां जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी सराउंडिंग पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी सराउंड, देखो सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, तो किसी भी 2 ऑक्सीजन पे -1 दे दो, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, O- कितना बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड से स्टेबल, सिंगल बॉन्ड से स्टेबल, क्या यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? क्या यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? दिस इज SO4-2, टेट्राहेड्रल आ गया। क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर बचा? लोन पेयर सारे बॉन्ड बन चुके हैं, लोन पेयर बचा नहीं। NO2+ की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 5, ऑक्सीजन के पास 6 × 2 -1 हो जाएगा, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है क्या? तो क्या 8 से 2 टाइम्स कर दोगे 16 आ जाएगा? तो NO2 का स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर बनेगा। क्या NO2 का स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। देखो N, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। पॉजिटिव चार्ज लुईस थ्योरी में बताया है, सेंट्रल एटम पे जाता है, सराउंडिंग एटम पे? सेंट्रल एटम पे। नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड बना लेगा? 3। बट अगर नाइट्रोजन प्लस आ गया तो क्या वो 4 बॉन्ड बना सकता है? तो 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर। उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, खत्म हो गया। नाइट्रोजन के पास 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जनरली कितना बॉन्ड बना सकता था? 3, बट N+ आने की वजह से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। सिंपल कहानी। अगर माइनस चार्ज आया तो बॉन्ड कम हो जाता है, प्लस चार्ज आया तो बॉन्ड बढ़ जाता है। सिंपल कहानी। माइनस चार्ज आने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो बॉन्ड कम बनाएगा, प्लस चार्ज आने से ऑक्टेट इनकंप्लीट हो रहा है तो बॉन्ड और बनाएगा। जैसे NO3- की बारे में बात करो, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, ऑक्सीजन के पास 6, क्या 3 ऑक्सीजन है? +1 आ जाएगा, टोटल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। क्या आपके पास 8 3 24 आ जाएगा? और 3 का मतलब sp2 आ रहा है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ रहा है। अब NO3 क्या ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर बना लो आप, ऐसा ऐसा ऐसा। 3 ऑक्सीजन है, NO3- है, माइनस क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग पे जाएगा, तो कहीं भी लगा दो, किसी एक ऑक्सीजन पे दे सकते हो। O- तो अपने स्टेबल हो गया एक बॉन्ड बना के, क्या ये डबल बॉन्ड बनाएगा? जैसे ही यहां बनाओगे गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या मैं यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं? दिस इज हाउ NO3- एग्जिस्ट। ये NO3- होता है स्ट्रक्चर। समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री बनाना, हाइब्रिडाइजेशन बनाना, एंगल निकालना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और आप ये करो, ये तीनों भी कर लो, NCl3, SF6 और I3-। एक बार रफ में आप करो कैसा आना चाहिए। NCl3 कैसा होगा, SF6 कैसा होगा, I3- कैसा होगा। एक बार इसका रफ वर्क में निकालो। NCl3 कैसा आ रहा है? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। क्लोरीन के पास कितने हो गए? 7, 3 क्लोरीन है, क्या 26 हो गया? 8 से 26 डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 24। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं,
क्या 314sp3 आ गया? क्या टेट्राहेड्रल जाएगा? आ जाओ इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। सेंट्रल एटम क्या नाइट्रोजन है? और टेट्राहेड्रल के लिए एक ऊपर और 3 ऐसे ट्राइपॉन्ड की तरह NCl3 में, तो 3 क्लोरीन कहीं भी आप रख सकते हो। क्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल। अगर एक बन गया एक बच गया मतलब वहां पे क्या होगा? लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या बोली जाएगी? टेट्राहेड्रल। शेप की बात अगले टॉपिक में करने वाले हैं। SF6 में क्या 6 + 6 × 7 है? क्या 48 हो रहा है? 48 का मतलब 8 6 जा 48 चला जाएगा 6 टाइम्स पे। क्या sp3d2 आ रहा है? ठीक है, sp3d2 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। सेंट्रल एटम सल्फर है, 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे क्या रख देंगे? फ्लोरीन। सिंपल कहानी है। क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं, सारी जगह पे बॉन्ड आ चुका है। I3- इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? sp3d। देखो 3 आयोडीन का मतलब 7 × 3 कर दो और +1 आ जाएगा। क्या कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। 8 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 16। कितना आ रहा है रिमाइंडर? 6। जब भी आएगा रिमाइंडर 2 से डिवाइड करना है, कितना आ रहा है? 5। 5 का मतलब sp3d। sp3d में बॉन्ड ध्यान से देखना, 3 आयोडीन में से एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम होगा। बोर्ड पे देखो, 3 आयोडीन में से एक तो आ गया आपका सेंट्रल एटम, बाकी के 2 सराउंडिंग एटम होंगे। बाकी के 2 आपके पास सराउंडिंग एटम होंगे। ठीक है, अब आयोडीन को, अच्छा बाकी के 2 आपके सराउंडिंग एटम होंगे। जब आप डिवाइड करते हो ना, यहां से भी देख लिया करो, 2 बॉन्ड बनाएगा 3 लोन पेयर आएगा। हमेशा वही तरह से आ रहा है, 2 बॉन्ड बनाएगा 3 लोन पेयर आएगा। तो 3 लोन पेयर आना है और 2 बॉन्ड बनाना है। लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाता है? इक्विटोरियल पे, एक्सियल पे? इक्विटोरियल पे। लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाएगा? इक्विटोरियल पे। तो बाकी के बॉन्ड्स कहां चले जाएंगे? सिंपल। क्लियर हो गया? समझ में आया? I3-। ध्यान दो, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाता है? इन जनरल आयोडीन हैलोजन फैमिली का है, और हैलोजन फैमिली कितने बॉन्ड बनाता है? 7। यहां आयोडीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बना के स्टेबल होता है ना, फ्लोरीन हो क्लोरीन हो जनरली। बट यहां पे आयोडीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो आयोडीन माइनस कहां चला जाएगा? ऑक्टेट एक्सपेंड कराने चला गया वहां। ठीक है, ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? सेंट्रल एटम पे। बाकी जगह नेगेटिव चार्ज कहां आता था? सराउंडिंग एटम पे। इसको अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये सारे स्ट्रक्चर वापस रिपीट होंगे आपके VACPR में। ज्योमेट्री समझ आया बहुत क्लियरली? कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, ये सब समझ आ रहा है? इस पूरे टॉपिक में मुझे बस यही समझाना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल लो तो उसकी ज्योमेट्री कोई पूछ ले तो क्या होगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसके अलावा आगे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट किया या फिर देख ही रहे थे? कर लिया है? देख रहे थे तुम? देखो मत बेटा। बेटा केवल देखने से काम थोड़ी होता है, लिखना भी पड़ता है ना बेटा। ये क्वेश्चन कराया मैंने, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया और ये कराया। ठीक है, अब क्या है, इसके कुछ मेथड के ड्रॉबैक्स हैं। इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आइए पहले उन ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। ये मेथड आपके 99% क्वेश्चंस में लग जाएगा, बट 1% क्वेश्चन है जहां पे ये मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जितने भी हम एग्जाम्पल कर रहे थे, आप अगर गौर से अभी रिवाइज करो उसको, तो देखना उसमें सब में एक एक सेंट्रल एटम था, सब में एक ही सेंट्रल एटम था। मान लो मैं लिखूं आपके पास C2H6 का, बताओ तो क्या ये लग पाएगा वहां पे? क्योंकि इसमें 2 कार्बन दोनों सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा, है ना? तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिखिए वहां पे, ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट ट्राइबैट मेथड। अगर ये क्वेश्चन लिखना चाहते हो फटाफट लिख लो।
जल्दी फटाफट लिख लो। ClF3 ये लिख लियो, लिख लो यार, फटाफट लिख लो, यहां से लिख लो। चलो ये पहला स्लाइड है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट ले लो जल्दी से। कल आप लोग का छुट्टी होता है, आपको कोई नोटिफिकेशन मिला कि कल आपकी कोई क्लास है? नहीं नहीं भाई, इन लोगों का टेस्ट है, तुम्हारे पास क्लासरूम खाली ही नहीं होता है तो करोगे कहां क्लास? तो इस सैटरडे संडे मैं ऑनलाइन वालों का एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, हर मैं ऑल्टरनेट लेता हूं। पिछली बार इधर लिया था, इस बार मैं सोच रहा हूं क्रिकेट खेलने जाऊं। कल ही मैं तो वहीं रहता हूँ गांधी मैदान से, अब नहीं बताऊंगा, पता नहीं तुम पहुंच गए भाई। मैं वहां से बस 2 मिनट का वॉकिंग पे रहता हूँ। ईडी की बिल्डिंग देखे हो? ईडी की बिल्डिंग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बिल्डिंग देखे हो? नहीं देखे हो? ईडी वाली बिल्डिंग के आसपास कहीं रहता हूँ, वहां दिख मत जाना, पुलिस वाले डंडे मारते हैं। ईडी की बिल्डिंग पास ऐसा नहीं घूमते, उधर ही रहता हूँ बस, ये समझ। तो वहां से ना बस 2 मिनट का वॉक है, बाहर निकलो गांधी मैदान है। कल जाऊंगा मैं बहुत दिन बाद क्रिकेट खेलने। अरे बहुत शानदार। नहीं नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ यार, मैं अपने स्कूल के लिए विकेट कीपिंग करता था। यस, विकेट कीपिंग एंड बैटिंग खेलेंगे। मैं फुटबॉल, मैंने उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है फुटबॉल। फुटबॉल किसी को आता है इधर? फुटबॉल आता है? अरे नाइस, बहुत रेयर लोग होते हैं फुटबॉल खेलने वाले। आते हैं? वॉलीबॉल वगैरह नहीं आती? नेशनल प्लेयर, नेशनल थोड़ी हो सकते हैं यार, खेलना चाहिए, है ना? स्पोर्ट्स खेलो तो अच्छी बात है। लोग आजकल कुछ और खेल रहे हैं, जिंदगी से खेल रहे हैं, है ना? वो नहीं करना है। स्लाइड चेंज, जल्दी जल्दी, 2-2 मिनट ले लो फटाफट से। कैसे मैनेज करूं भाई? तुम्हारी क्लास खत्म होती है, फिर मेरे को यहां से भाग के घर जाना पड़ता है, फिर 5 बजे फिर मेरी क्लास लगी पड़ी होती है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। मैं सुबह 8 बजे क्लास लेना ज्यादा अच्छा लगता है, सुबह 8 बजे से लेकर खत्म, जब सारी दुनिया सो रही हो, आपका काम हो गया हो। तो आप, जब मैं क्लास लेके खत्म होता हूँ ना 10:30 10:15 में, तब लोगों का मैसेज आता है, सर गुड मॉर्निंग सर, है ना? बच्चे का ही आता है ना? तब आता है मैसेज, तो मुझे ठीक है चलो लोग जग गए हैं। कॉर्पोरेट्स में लोग तो लेट जगते हैं ना यार, जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं, वो 9-10 बजे उनका उनका अलग ही रूटीन होता है। हो गया? ये लास्ट ईयर वाला है ना, ये वाला? इस बार बैच 2 वाले ऑर्गेनिक मैंने बनाया है, बैच 2 का इनऑर्गेनिक मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं इस बैच का इनऑर्गेनिक बना रहा हूँ। तो बैच 2 का ऑर्गेनिक बनाया है। अगर आप चाहें तो बैच 2 का टेस्ट दे सकते हैं, जिसको देना हो बता देना, मैं कॉपीज बढ़वा दूंगा, मैं बढ़वा दूंगा अगर देना हो तो आपको। ठीक है, आई मैं क्वेश्चन पेपर्स बढ़वा दूंगा। सिलेबस तो लगा होता है यार नोटिस बोर्ड पे, ठीक है? तो उसमें अगर, उसमें जो ऑर्गेनिक का पेपर बनाया है वो मैंने बनाया है, और मैंने जो पेपर बनाया है वो एकदम नीट लेवल का, ठीक है? क्वेश्चन लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, नोट्स में सुना हुआ है, कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो होगा नहीं, ये भी बता दो। समझ रहे हो? होगा नहीं का मतलब डर नहीं जाना है कि नहीं होगा, कोशिश करोगे तो होगा।
आपको जो आदत है ना कि हाँ देखा और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, फिर आगे बढ़ो, फिर उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। उस तरह का क्वेश्चन ना वो 2019 में एक दो बार आया था, 2019-20 में, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन का मतलब है नीट लेवल के क्वेश्चन है, राइट। इस बार जो यहाँ का इनऑर्गेनिक का पेपर आप सॉल्व करोगे, प्रॉपर फील होगा कि आप नीट के एग्जाम में बैठे हो, उसी लेवल का क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, नोट सब मैं कह तो रहा हूं, लगेगा कि सुना हुआ है, कहीं ना कहीं बोला था सर ने, कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड चर्चा हुई है, पर याद नहीं आएगा, ये भी बता दूं। हाँ नोट्स कैसे बनाए, लेक्चर के लाइव में या फिर लाइव में? मुझे जबरदस्ती लगता है कि बच्चे लाइव में नोट्स नहीं बनाते, वहां ऐसे बोलते हैं बच्चे। मैंने पूछा नोट हो गया, हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैंने कहा नाइस, हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो इसी से होगा, टेंशन मत। क्या? एक कल बच्चे का आकिब नाम था उसका, आकिब खान, कल फोन आया, और वो लास्ट ईयर पढ़ा था अपने से, यूपी का है, गोरखपुर का। तो उसका फोन आया कि सर मेरा इस बार तो नहीं हुआ, 600 ही नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूं, पार्शियल ड्रॉप लूं या रिपीट कर जाऊं। तो फिर मैंने पूछा कौन सा ड्रॉप है, उसने बोला फर्स्ट ड्रॉप है। तो मेरे मन में तो आया था कि फर्स्ट ड्रॉप है तो ले सकते हो, फर्स्ट ड्रॉप है तो सेकंड ड्रॉप लेने में कोई बहुत बुराई नहीं होती। तो फिर मुझे याद आया कि पता नहीं ना, अगले साल भी पेपर लीक होकर बैठा हुआ हो तो क्या कर लेंगे। फिर मैंने बोला भाई बीडीएस ले लो, मिल रहा होगा बीडीएस, 600 पे मिल जाएगा, मिल जाएगा उसको, आप कैटेगरी लग जाएगा तो उसको मिल जाएगा। राउंड 2 का कट ऑफ आ गया, आप लोग को देखा ही होगा राउंड 2 का कट ऑफ, 650 नंबर पे जनरल वालों को कॉलेज मिला है ना। और इस ऑल इंडिया कोटा में 650 से राउंड 2 बंद हुआ है, और 646 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 4 नंबर का कमी है। ओबीसी का बराबर है, जनरल और ओबीसी बराबर है 650। तो ओबीसी तो अब हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई फायदा नहीं, तो जबरदस्ती का एक सर्टिफिकेट बनवाना और पड़ता है ना। ओबीसी नाम की चीज हटा देनी चाहिए, क्योंकि राउंड 1 में भी बराबरी था, जितना जनरल का कट ऑफ गया था वही ओबीसी कट ऑफ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बराबर हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बराबर हो गए ओबीसी में, तो आप रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलेगा नहीं। हाँ बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो फिर राउंड 1 में भी बराबर था, राउंड 2 में भी बराबर है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 4 नंबर कम है, और इस बार एससी और एसटी का भी जो लेवल गया है 500 से ऊपर, 500 कुछ नंबर, 36 नंबर फॉर, हाँ कुछ ऐसे ही है, 36 अरे 542 है, कुछ ऐसे ही है। बट उनका रैंक बहुत वैरी कर गया है, उनको एक फायदा मिलेगा कि रैंक उनका 1.5 लाख रैंक तक उनको मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग कि उनका रैंक काफी अंदर तक खींचा हुआ है। स्टेट का अलग है, स्टेट कोटा में मिल रहा है कॉलेज, ऐसा मत समझना कि 650 से नीचे कॉलेज ही नहीं मिलता, दैट इज रॉन्ग। 15% सीट्स एआईक्यू, मतलब आप बिहार के हो और दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये नंबर है,
बिहार के हो, बिहार में एडमिशन लेना चाहते हो तो नंबर दूसरा है, ठीक है। बिहार के हो और बाहर मतलब स्टेट से बाहर आपको निकलना है तो आपको इतना नंबर तो चाहिए, 650 तो चाहिए। अगर स्टेट में रहना है तो 622 पे भी कॉलेज मिला है, 618 पे भी कॉलेज मिला है, 632, 30, 32 ये वाला पे मिला है कॉलेज, स्टेट का कॉलेज मतलब बिहार का कॉलेज, है ना। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं सर बिहार में ही रहूंगा मैं तो। एक तो देशभक्ति होती है, एक बिहार भक्ति होती है। बिहार भक्ति है स्टेट, अच्छा बढ़िया बढ़िया। बनारस बीएचयू तो भाई साहब ठीक, जीएमसी बेतिया है। एक और अभी अगले साल अनाउंस हो जाएगा, 3 और 4 मेडिकल कॉलेजेस और अनाउंस हो रहे हैं बिहार में। तो मोस्ट प्रोबेबली एक तो मैं सुन रहा हूं कि मेरे शहर में ही आ रहा है, मोतिहारी, जीएमसी मोतिहारी। एक समस्तीपुर आ रहा है, एक उधर आ रहा है जिधर बाढ़ आता है, नहीं यार जिधर कोसी नदी किधर है, मधेपुरा के साइड, मधेपुरा में ही आ रहा है इनफैक्ट। नहीं नहीं नया, एक और, एक और मतलब एक से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होते हैं तो उधर भी है, एक और है, मतलब 4 अलग अलग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 4 कॉलेजेस है तो 800 सीट्स बढ़ गई, आपके लिए फायदा है। कौन पता नहीं, डिपेंड करता है यार। मैं तो कहूंगा कि अगर आप बिहार में बहुत दिन रह लिए हो, है ना, काफी लंबा समय आपने बिहार को दे दिया है, बिहार का काफी भला हो चुका है, अब आप यहां से बाहर निकलें, बाहर वालों का भी भला करें, है ना। अच्छी चीज है, आप बिहार में रहना चाहते हैं बिहार में रहें, बिहार को डेवलप करें। बट आप जब बिहार से निकलेंगे तो पता चलेगा दुनिया कुछ और ही है, दुनिया कुछ अलग है और अच्छा है, दैट्स गुड, है ना, बहुत अच्छा है। तो आपको बाहर के लोगों को भी तो आपके टैलेंट को दिखाना चाहिए कि हाँ आप इतने टैलेंटेड हैं, बाहर वालों को पता चलना चाहिए। ये तो अभी किया था, चलो यार अच्छा है, हो गया। नालंदा तो बहुत फेमस है यार, वो वाला जो इधर पटना में ही है, एनएमसीएच। वो कहने को एनएमसीएच है वो पटना में, लोगों को लगता है नालंदा में होगा बाहर वालों को, पर वो है पटना में ही, बहुत फेमस है पेपर लीक कराने के मामले में। जब जब पेपर लीक हुआ है वहीं का कोई सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है, उसी का कोई सीनियर 4th ईयर 3rd ईयर वाला सॉल्व कर रहा होता है जाके। इस बार भी यही भाई साहब 4th ईयर वाले थे, और एक एम्स का तो इंटर्न था, अपने हाजीपुर है ना यहाँ पे, हाजीपुर का ही एम्स में इंटर्न कर रहा था, एम्स पटना में। सोचो जॉब लग गई थी, बड़ा अच्छा सरकारी नौकरी, एमबीबीएस लग गया, और वहां से गिरफ्तार हुआ, उसको सीबीआई गिरफ्तार करके ले गए। अब करियर खत्म, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ना हो या तो आपके पास जेल है, या तो आप वो कौन सा सुधार गृह नहीं होता है कि आप तो गलती कर चुके हो उसमें काम करिए। तो ये सब काम आप लोग ना करना। लाख 1.5 लाख 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन जब अगर आप डॉक्टर बने रहोगे तो शायद आप करोड़ों कमा सकते हो, है ना। तो ये ना करना। मैंने देखा उनके पेरेंट्स का बड़ा इमोशनल सा वीडियो आया था, लेकिन ठीक है, सीबीआई भी बेवकूफ थोड़ी है, कोई गलत गिरफ्तारी तो नहीं किया होगा। हो गया, लिख ले दो भाई, सबके साथ चलो तुम। किसमें? एम्स? अच्छा एम्स, कोई भी एम्स। देखो मैं अब मैंने आपकी वीडियो भी किया हुआ है कि एम्स के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, है ना। मैंने एक वीडियो किया भी हुआ है, आप चाहो तो पूरा पूरा एम्स का बताया हुआ है उसमें, जिसमें टॉप 15 एम्स जो है अपने पास, वो एम्स का वीडियो बनाया हुआ है। जो सबसे लास्ट वाला एम्स है वो 660-65 पे मिला हुआ है, सबसे लास्ट वाला एम्स 15वें नंबर पे। अब वो है एम्स, नहीं नहीं भटिंडा, भटिंडा एम्स। एम्स देवघर भी है, 660 आसपास मिल जाता है एम्स देवघर, मतलब 650 से नीचे एम्स नहीं मिलेगा, है ना। हाँ
एम्स दिल्ली, गधे। 47 रैंक तक इस बार एम्स दिल्ली मिला है। हाँ ना, हाँ 720 वालों को भी इस बार एम्स दिल्ली नहीं मिला है ना। हाँ चलो, अगर आप लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए होते तो आप लोग और लकी रहते। यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा मिला के जितने कॉलेज हैं, महाराष्ट्र में अकेला उतना कॉलेज है। 4 स्टेट मिला के जितना कॉलेज है, महाराष्ट्र में उतना अकेला कॉलेज है। स्टेट बड़ा है, स्टेट कौन सा अपना छोटा थोड़ी है स्टेट। और वहां पे स्टेट, वहां पे 600 तक, 600 तक लोगों को कॉलेज मिला है। महाराष्ट्र में जो स्टेट कोटा लगा है 600 तक लोग, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स है, तो महाराष्ट्र में अपना स्टेट कोटा लगाओ, 600 तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और अच्छा है, काफी अच्छा जगह है ना। एम्स दरभंगा, हाँ वो भी भाई 660 के आसपास उसका कट ऑफ है, सोचो। तो एम्स दरभंगा अगर मिल भी रहा हो तो कोशिश करिएगा भाई यूपी की तरफ निकल जाए, है ना। एसएमएस 690, 690, एसएमएस 690 पे क्लोज हो गया था। सीएमसी वगैरह भी 670 75 पे क्लोज हो गया था। एमएमसी, तुम क्या समझ रहे हो एमएमसी को? एमएमसी 710, 710 एमएमसी है। सात सौ पांच, 710। दिल्ली के कॉलेजेस बताया तो था, दिल्ली में जिन्होंने, जो दिल्ली से पढ़े हैं ना, 12th जिन्होंने दिल्ली से किया है उनका डोमिसाइल वहीं से बनेगा। तो जिन्होंने दिल्ली से 12th कर लिया उनका भाग्य खराब है, सिंपल है, बैड लक है, राइट। क्योंकि दिल्ली में वो नहीं रह पाएंगे, इस मुकाबले में बैड लक है। आप उड़ीसा में पढ़ सकते हैं, आप कहीं और पढ़ सकते हैं, आप बिहार आके पढ़ सकते हैं, है ना। डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है कि जैसे आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। तो डोमिसाइल का मतलब किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। नहीं, जहां से आपने 12th किया वहीं का बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम यहां रह रहे हैं डोमिसाइल बनवा लिया कहीं और का, ऐसा नहीं होता। यस, 12th आपको 12th वहां से करना था। हाँ यस, जो जहां से आपका 12th हुआ है वहां का डोमिसाइल लगेगा, वहीं का स्टेट कोटा लगेगा, सिंपल बात है। हाँ, जो छोटा भाई बहन है उसको भेज दो महाराष्ट्र में। चलो भाई, ये अब लिख लेना आप, चलो आओ। ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। देखो ये कुछ जगहों पे नहीं लगेगा, और जहां नहीं लगेगा वहां कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा करेंगे। कौन से जगहों पे नहीं लगेगा? सबसे पहले, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम पाया जाने लगे। जैसे एग्जांपल पहले लिखवाता हूं, देखो जैसे मान लो मैं ये बोल दूं CH3 CH3, क्या ये भी सेंट्रल एटम है? क्या ये भी सेंट्रल एटम है? अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था ना कि हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है? सेंट्रल एटम का। अब दोनों हैं, दो अलग अलग हैं, तो किसको सेंट्रल एटम मानोगे? किसी को नहीं। तो यहां पे वो एटम नहीं लगा सकते, वहां पे वो ट्रिक नहीं लगा सकते। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या यहां भी एक से ज्यादा सेंटर आ गया? तो यहां भी वो नहीं लगा पाओगे। C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे वो आप नहीं लगा पाओगे। अगर एक से ज्यादा होने लगे सेंट्रल एटम तो ये वाला तरीका नहीं लगाओगे, तो क्या लगाओगे? ऑर्गेनिक वाला तरीका, स्टीरिक नंबर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। जो आपने सिंगल सेंट्रल एटम, जो इनऑर्गेनिक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, सिंगल सेंट्रल एटम। सिंगल सेंट्रल एटम में हर जगह वो वैलिड होगा, तो आपके क्वेश्चन में हर जगह ये लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो पूछ ले थ्योरेटिकल पॉइंट कि मान लो कहां कहां नहीं लग रहा है, तो इन जगहों पे जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम पाया जाए वहां पे ये नहीं लगेगा। जैसे अब यहां पे अब नहीं लगेगा तो कैसे निकालोगे? तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करो। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है? 4, कितना हो जाएगा? sp3। यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 4, यानी कि क्या हो जाएगा? sp3। यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करो, 3 आ जाएगा, यानी कि sp2। सेम कहानी यहां पे कर लोगे, sp2 आ जाएगा। जैसे ही एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आया, आपके पास वो पुराना जो मेथड है वो नहीं लग पाएगा, और पुराना मेथड नहीं लग पाएगा तो क्या लगेगा? ऑर्गेनिक वाला सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, ये एग्जांपल आपके ऑर्गेनिक में भी आता है, ये एग्जांपल आपके ऑर्गेनिक में भी आता है। तो एलीन बोलते हैं इसको, है ना। क्या यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगाया आपने, क्या आपके 2 आ गया है, 3 आ गया है, क्या sp2 आ जाएगा। यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगा दो, क्या 2 आ रहा है, sp आ रहा है। यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगा लेने से sp2 आ रहा है। तो जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाएं तो पुराना रूल वैलिड नहीं है। कौन सा रूल लगेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाला रूल लगेगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो पहला आपके पास ड्रॉबैक यही है, इन केस ऑफ मोर देन वन सेंट्रल एटम, लिखते चलिए, इन केस ऑफ मोर देन वन सेंट्रल एटम, एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम आया, इन केस ऑफ मोर देन वन सेंट्रल एटम, hybridization is calculated by sigma bond plus lone pair rule. Hybridization is calculated by sigma bond plus lone pair rule. एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होने पे अगर मान लो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे एग्जांपल्स जहां पे बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाए, जैसे NO एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर और 1 ऑड इलेक्ट्रॉन पाया गया, NO, है ना। NO2 भी देख लेते हैं, तो NO2 में डबल बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड हो गया, और इसके पास क्या, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, NO2 भी हो गया। जैसे आपसे बोला जाए ClO2 की बात कर लेते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन में आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ClO2 में क्या आपके पास सेम कहानी यही हो जाएगी, जैसे NO2 है वैसे ClO2 हो जाएगा। आप इसको डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, ClO2 का ये स्ट्रक्चर भी सही है और कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने सिखा रखा है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड बना रहा है तो क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड बना रहे हैं तो क्या उसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही है। तो वो भी सही है, वो भी सही है। और कोई दिमाग में आ रहा है, NO हो गया, NO2 हो गया, ClO2 हो गया। तो अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब देखो जरा, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, क्या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, तो क्या यही सेंट्रल एटम होगा। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, तो कितने आ रहे हैं टोटल, 11। अब या ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 8 से डिवाइड होगा, ना तो 18 से डिवाइड होगा, क्या हर बार एक रिमाइंडर आ जाएगा। ये वही वाला केस है जो किसी ने कल पूछा था, अगर रिमाइंडर ऑड आ जाए तो रिमाइंडर ऑड इसी केस में आएगा जब ऑड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहां भी आप काउंट करोगे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या 6, 6 12 और 5 17 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस केस में भी निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 6 12 और 7 19, 19 आ रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम ऑड आ जाए, यानी कि क्या होता है वो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम ऑड आ जाए, या तो आपको देखने में पता लग जाए कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, वहां भी आप ये नहीं लगा पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। पहले ClO2 का निकालते हैं, फिर NO2 का, फिर NO का निकालेंगे। अगर मान लो इनके पास नहीं लग पा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ट्रिक, तो 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर भी आएगा। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक लोन पेयर भी आएगा। अब देखो एक काम करते हैं, इसका मैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगाता हूं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 1, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 2, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितना आ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आया, 3। तो कायदे से क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आ गया 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बट ऑड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सराउंडिंग एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की तरह काउंट हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ओनली, अगर सराउंडिंग एटम आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन दिस ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रीटेड एज लोन पेयर। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन ना मान के 2 इलेक्ट्रॉन मानोगे, ठीक है।
इसका लॉजिक समझाऊंगा कहां पे, एमओटी में। क्यों इसको लोन पेयर मान लेते हैं, एमओटी में समझ आएगा, एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ClO2 में ये जैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हम उसको लोन पेयर काउंट करें या ना करें, ये कैसे डिसाइड होगा, सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पाया जाए, तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आ रहा है, 2 लिखेंगे, क्यों, एक तो पहले से है। दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज लोन पेयर बाय सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3, क्या ये टेट्राहेड्रल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल कहानी है, दिस विल कम एज टेट्राहेड्रल। तो अगर आपसे कोई ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे, sp3 टेट्राहेड्रल, एक बार एक काम करो, NO2 का निकालो, लगे हाथों NO2 का निकालो। तो देखो क्या सराउंडिंग एटम यहां भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या अगेन ये लोन पेयर की तरह ही ट्रीट होगा। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा बॉन्ड निकालो, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2, सिग्मा बॉन्ड 2, और लोन पेयर कितना हो गया, 1, टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि sp2, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। NO का निकालते हैं, NO में निकालते हैं। इन केस ऑफ NO, क्या यहां पे सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या यहां भी आपके पास क्या आ रहा है, दिस विल बी काउंटेड एज लोन पेयर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 1, लोन पेयर कितना दिख रहा है आपको, 2, एक पहले से है ना, और ये भी क्या काउंट हो जाएगा एज अ लोन पेयर। तो जब आप यहां पे निकालोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आएगा, 3, तो कितना बोल देंगे, sp2। लेकिन अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं CH3 फ्री रेडिकल, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल पढ़ते हो ना, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो देखो CH3 फ्री रेडिकल आपने ऐसा बनाया था, H H H, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है इसके पास, लोन पेयर कितना दिख रहा है, 0, क्यों, सराउंडिंग एटम अब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। अगर सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया तो इसको लोन पेयर नहीं काउंट, इसको इग्नोर कर देंगे। अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या काउंट कर लेते हैं, लोन पेयर। अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या काउंट कर देते हैं, भूल जाओ, इग्नोर कर दो। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है, क्या हो गया, sp2। और आपने पढ़ा भी है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पढ़ा है ना, यही होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाफट से, 2 नंबर का स्टेटमेंट लिख लो, फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल odd electron is counted as lone pair। odd electron बेटा हमेशा lone pair की तरह काउंट हो जाता है, कब, when surrounding atom is more electronegative। जब आपका सराउंडिंग एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो। अब यहीं पे ना CF3 फ्री रेडिकल का आप निकाल के बताओ मुझे, CH3 का मैंने बता दिया, CF3 रेडिकल आप बताओ। जब सराउंडिंग एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो जाएगा, तो लोन पेयर को, फ्री रेडिकल को भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे। sp3 आ रहा है, यस। देखो कैसे, CF3 फ्री रेडिकल अगर है, तो देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सराउंडिंग एटम आ गया। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सराउंडिंग एटम आ गया तो क्या सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर अब 1 हो जाएगा, तो क्या टोटल 4 होने से sp3 आ रहा है, सिंपल। आपके नीट का 2021 का क्वेश्चन है, CH3 फ्री रेडिकल इज sp2 बट CF3 फ्री रेडिकल इज sp3, वाई, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जब होगा तो फ्री रेडिकल विल बी काउंटेड एज लोन पेयर, सिंपल। हो गया, लिख लिया,
जल्दी जल्दी फटाफट। बट जो आपके इनऑर्गेनिक पे क्वेश्चन आएंगे उस हर जगह वो जो ट्रिक है वो अप्लाइड है, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया कि आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगाना है। ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सिंपल यही ट्रिक है, और इसके बाहर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है एनसीईआरटी में, यही 4-5 है, तो जो आएगा यही आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन। तुम लोग जाते हो ना क्रिकेट खेलने, लड़के जाते हैं ना, तुम लोग जाते हो, तुम जाते हो, तुम भी जाते हो, तुम भी जाते हो। तुम्हारा तो फोटो देखा था मैंने, कहीं तो देखा था, ट्रॉफी रोफी लेते हुए फोटो देखा था मैंने तो। दोनों बार हार के आए हो तुम लोग, है ना? एक बार हारे। मतलब मैं टीचर से पूछ रहा था, मैंने पूछा कितने दिन, कब कितने दिन खेले, तो 3-4 बार वो लोग खेले। एनके सर के कारण हार गए, तो एनके सर के कारण हारना ही था, तो तुम पहले से एज्यूम करके रखना था। वो भागते भागते तब तक तो बॉल छूटेगा, पता नहीं बाउंड्री के बाहर फेंक दे वो। एनके सर को रखो पिच विच सीधा करने के लिए, रोलर की तरह बढ़िया, एक तरफ से इधर फेंक दो, पिच विच सीधा हो जाएगा बढ़िया जितना। और कौन खेलता है? बीएन सर अच्छा खेलते हैं, तुम भी अच्छा खेलते हो, सुभाष सर भी अच्छा खेलते हैं, बीएन राय सर भी है, सुभाष सर भी है, चलो अच्छा। लेट मी एंटर द गेम। हम लोग जब वहां रहते थे ना गुड़गांव में, चीटिंग करते हैं। हाँ बैटिंग, हम लोग वहां बैडमिंटन खेलते थे, तो मैंने कॉलेज में बैडमिंटन खेला, खूब बहुत खेला है बैडमिंटन। बैडमिंटन मेरे को बहुत अच्छी आती है, तो मैं खेलता था सब लोगों के साथ। बीएन सर, इनको भी अच्छी आती है, सब लोगों को अच्छी आती है बैडमिंटन, मतलब प्रो लेवल का जिसमें मैच हो सकता है। क्रिकेट खेला हुआ है बहुत पहले। क्रिकेट तो ऐसा बिहार में तो ऐसा हो गया ना यार, जन्म लिए हो तो क्रिकेट खेलना ही है ना? हाँ बिहार में तो वही है। अपने यहाँ से कितने अच्छे क्रिकेटर निकले यार। आकाश, आकाशदीप, हाँ। एक वो है ना भाई बड़े बाल वाला, ईशान किशन, हाँ। बताओ यार, बिहार का टैलेंट ऐसे छुपता नहीं है। मुकेश कुमार, धोनी भी तो तभी था ना यार जब बिहार एक साथ था, तो बिहार का कंट्रीब्यूशन ऐसे मान के चलो यार। हाँ आकाशदीप भी अच्छा है यार। हाँ, हम झारखंड को अभी भी बिहारी मानते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया ना? अब लिखो हेडिंग में वीएसईपीआर थ्योरी, लिखो हेडिंग में वीएसईपीआर थ्योरी। ये कौन सा थ्योरी? अब ये पढ़ते हैं वीएसईपीआर थ्योरी। और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, और बहुत ज्यादा सोचोगे तो इसमें गलत हो जाएगा, बहुत कम सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है ना? ज्यादा डेप्थ में घुसोगे तो गए -1। अब वीएसईपीआर थ्योरी, ध्यान से बोर्ड पे देखना, वी का मतलब होता है बेटा वहां पे वैलेंस, और एस का मतलब होता है बेटा शेल। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर।
अच्छा, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्या उसको लोन पेयर बोलते हैं? तो ये लिखा हुआ है, अरे शांत शांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है। और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या लोन पेयर कहलाता है? आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्ड बनाते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या लोन पेयर की तरह काउंट करते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का पेयर का मतलब हो गया, ये पूरे वर्ड का मतलब क्या है? लोन पेयर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मींस लोन पेयर। तो कुल मिला के क्या कह रहा है? लोन पेयर थ्योरी। भाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और आर का मतलब होता है बेटा आपके पास रिपल्सन। तो कुल मिला के ये जो थ्योरी है, कुल मिला के ये जो थ्योरी है वो लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। इतने बड़े में कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर का रिपल्सन होगा, इसी को वीएसईपीआर थ्योरी। कुल मिला के वीएसईपीआर थ्योरी आपसे कोई पूछे तो क्या बोल दोगे? लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात कर रहा है। इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब बोर्ड पे गौर से देखना, मान लो मैं आपको 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, CH4, फिर दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा NH3 अमोनिया, फिर तीसरा एग्जांपल लिखा मैंने H2O वाटर, है ना? ये लिख दिया मैंने। अब बोर्ड पे ध्यान से, CH4 में जब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने गया तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 8 आया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8। क्या बेटा आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन आ चुका है? क्या बच्चे ये टेट्राहेड्रल बोल सकता हूं मैं? और क्या इसका एंगल 109.5 डिग्री बोल सकता हूं? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब बोर्ड पे देखो, क्या इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, कौन बात कर रहा है? क्या आपके पास टोटल 8 हो गया? 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा। क्या आपके पास ये भी sp3 बोल सकता हूं? क्या इसको भी टेट्राहेड्रल ही बोला जा सकता है? और क्या बेटा ये भी 109.5 डिग्री ही होगा? कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी। क्या यहां भी आप देखोगे H2O में हाइड्रोजन की वजह से 2 आ गया और ऑक्सीजन की वजह से 6 आ गया, टोटल 8 आ गया। यहां भी 4 आ जाएगा और यहां भी sp3 आ जाएगा, यहां भी आपके पास टेट्राहेड्रल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? और यहां भी अगर आपसे कोई एंगल पूछे तो क्या 109.5 डिग्री ही आना चाहिए? ठीक है, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, निकाल लिया। यहां भी आपने ज्योमेट्री निकालना सीख लिया। ये जो आपने सबसे पहले निकाला है दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये जो आपने लिखा है, क्या आपने ज्योमेट्री लिखा है? और ये वाला क्या बेटा बॉन्ड एंगल लिखा है? सिंपल लिख दो एंगल, बॉन्ड एंगल, या फिर क्या बोल दोगे? एंगल। बोर्ड पे ध्यान से, बॉन्ड एंगल या एंगल है। तो जब लेबोरेटरी में इसको देखा गया, लेबोरेटरी में एक मेथड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, उस मेथड में आप बॉन्ड एंगल मेजर कर सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लगाओगे, एक्सरे उसमें से पास होता है, आपके पास बॉन्ड एंगल दे देता है। तो जब लेबोरेटरी में इसका बॉन्ड एंगल मेजर किया गया तो लेबोरेटरी में पाया गया ये तो बॉन्ड एंगल एज इट इज सेम था। जब एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल निकाल रहे हैं, जब हम बेटा एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल निकाल रहे हैं तो क्या सेम पाया गया है? एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल सेम पाया गया। जब यहां आ जाओगे तो इसका एक्सपेरिमेंटल में पाया गया थोड़ा सा कम था, 107 डिग्री ही था। जब इसका एक्सपेरिमेंट पाया गया तो थोड़ा सा और कम था, 104 डिग्री के आसपास था, 104 डिग्री के आसपास था। अब यहां पे साइंटिस्ट का दिमाग घूमना चालू हुआ कि भाई थ्योरी से तो ये आना चाहिए, 109 आना चाहिए था, sp3 है, sp3 में हम पूरा पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में कि 109 आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल ये वेरी कैसे कर गया, ये बदला क्यों? तो जब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ, रिसर्च हुआ, तो पता चला। आप यहां पे एक बार लोन पेयर कैलकुलेट करो, इस क्वेश्चन में आप एक बार लोन पेयर कैलकुलेट करो तो 0 आ रहा है। CH4 में कार्बन के पास चारों के चार, देखोगे आप अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे, वैसे भी देख लो, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। क्या चारों के चार बॉन्ड बना लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन के पास? 0। यहां पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन के पास? 5। क्या 3 ही बॉन्ड बना है, बाकी कितना बच गया? क्या 2 मतलब 1 लोन पेयर आ गया। यहां पे आओ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था
और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड कितना बनाया, बाकी कितना बचा, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर आया। तो देखा गया कि ऑक्सीजन में 2 तो बॉन्ड है हाइड्रोजन का और 2 तो बेटा लोन पेयर है। नाइट्रोजन में 3 तो आपके पास हाइड्रोजन का बॉन्ड है और 1 इसके पास क्या है, लोन पेयर है। कार्बन के केस में कुछ भी नहीं था, कार्बन के केस में क्या चारों के 4 बॉन्ड थे, बिल्कुल सही बात है। अब लोन पेयर, क्या लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो क्या इसमें रिपल्सन हो रहा होगा आपस में, सामने वाले लोन पेयर में भी रिपल्सन हो रहा होगा। एक तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर रिपल्सन तो होता ही है, साथ में ये वाला लोन पेयर, क्या ये वाले लोन पेयर के ऊपर आपस में रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो एक दूसरे को धक्का मारेगा। ये दोनों लोन पेयर वाटर पे ऐसे पड़ा हुआ है और इन दोनों में बेटा रिपल्सन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ये लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज हो गया, माइनस चार्ज क्या रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, ये उसको उधर की तरफ, ये उसको उधर की तरफ। जब लोन पेयर नीचे की तरफ मुड़ेगा तो क्या ये बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, जब लोन पेयर नीचे आएगा तो क्या ये बॉन्ड पेयर को भी झुका देगा थोड़ा सा, क्या उधर से जब लोन पेयर नीचे झुकेगा तो क्या बॉन्ड पेयर को भी झुका देगा। पहले बॉन्ड पेयर एच एच ऐसे था, बट लोन पेयर ने ऊपर से धक्का मारा, एच एच कम हो गया, पहले 109 था, अब क्या हो गया धक्का मारने की वजह से 107 104। लेकिन यहां देखो, यहां पे 2 लोन पेयर का रिपल्सन लग रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर रिपल्सन लग रहा था, यहां पे एक ही लोन पेयर है। अब ये भी रिपल्सन कर रहा है, लेकिन किसके साथ, क्या बॉन्ड पेयर के साथ, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों में रिपल्सन है, और दोनों में रिपल्सन है तो क्या इसको इधर धक्का मार रहा है, क्या ये भी इधर वाले को भी धक्का मार रहा है। तो ये लोन पेयर को बोलते हैं ड्वेलिंग लोन पेयर, मतलब ये कभी इधर की तरफ झुक के इसको नीचे कर देगा, इधर की तरफ झुक के इसको नीचे कर देगा। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में दोनों तरफ बेटा रिपल्सन कर रहा होता है। तो पहले NH3 का बॉन्ड ऐसा था, एक लोन पेयर ने धक्का मारा, कम हो गया, कम हो गया तो कितना हो गया 107 107। क्या यहां पे किसी तरह का लोन पेयर है तो क्या यहां पे रिपल्सन होगा, नहीं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं करता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता जरूर है, बट लीस्ट रिपल्सन, उस रिपल्सन से आपका बॉन्ड एंगल नहीं बदलेगा, उस रिपल्सन से आपका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। वरना अगर बॉन्ड पेयर रिपल्सन में हो रहा होता तो दुनिया के सारे स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता, क्योंकि सब जगह बॉन्ड ही तो बन रहा है। जहां जहां लोन पेयर आएगा, लोन पेयर ही क्यों रिपल्सन देता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन करेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर में क्या इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गया तो रिपल्सन कम हो गया। यहां पे ज्यादा लोन पेयर है, ज्यादा रिपल्सन है, कम लोन पेयर है, कम रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर नहीं है, रिपल्सन नहीं, सिंपल। तो इसी को बोला जाता है बेटा, इस वाले केस में लग रहा है एलपी एलपी रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। अच्छा, लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड एंगल को ज्यादा कम किया है भाई, 109 से 104 कर दिया है, क्यों, क्योंकि ज्यादा रिपल्सन दे रहा है। यहां पे क्या आपके पास बीपी एलपी रिपल्सन लगा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, क्या ये कम लगा है, क्या ये कम लगा है, तो कम बॉन्ड एंगल कम किया है, बट देखो ना 104 नहीं गया, 107 पे ही रुक गया, और यहां पे तो रिपल्सन ही नहीं लगा, बट इतना कम लगता है कि इसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता, तो बीपी रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, बट क्या लगता है, इतना कम लगता है कि इसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता। क्या क्या मिट गया, ये वाला, क्या यहां पे बॉन्ड पेयर क्या है भाई बोर्ड, ये देखो कुछ तो है बेटा, आत्मा घुस गई है। चलो इधर, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, और बीपी रिपल्सन से बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता है, हमेशा लोन पेयर के रिपल्सन से बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। कुल मिला के आपने ये देखा कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर बस आ जाए, लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन आने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, समझ में आया, फटाक से नोट करो, फिर आगे की कहानी सुनाते हैं। वीएससीपीआर यही तो कह रहा था
वीएसीपीआर ने देखो क्या बोला, लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। वीएसीपीआर क्या है, जबरदस्ती कंफ्यूज होते हो। वीएसीपीआर कुछ नहीं है, लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी बता रहा है, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। यहां ज्यादा लोन पेयर है ज्यादा रिपल्सन, कम लोन पेयर है कम रिपल्सन। फर्रे बना के ले जाते हो एग्जाम में, यहाँ पे चीटिंग वीटिंग होती है एग्जाम में? नहीं होती है, बहुत। नहीं नहीं, अरे यहाँ के एग्जाम में, टेस्ट में। वीएसीपीआर में ध्यान रखना है, वीएसीपीआर हमेशा लोन पेयर के रिपल्सन की थ्योरी बताता है। लोन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मोर लोन पेयर मोर रिपल्सन, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब यहां पे आपको दो क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसी रिलेशन में कर लीजिए जरा इसको, और फिर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक स्ट्रक्चर बना के मैं दे रहा हूं, ऑक्सीजन H वाटर बना दिया, यहां पे मैंने एक लोन पेयर दे दिया और यहां पे मैंने एक लोन पेयर दे दिया। फिर मैंने यहां पे दिया है θ1, इसको दिया मैंने θ2, इसको दिया मैंने θ3 और इसको दिया मैंने θ4। कंपेयर θ1 θ2 θ3 θ4। बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास अमोनिया दिया है और यहां पे लोन पेयर दिया है और आपसे पूछ रहा है ये है θ1, ये है θ2, ये दे दिया θ3 और ये दे दिया θ4। कंपेयर θ1 θ2 θ3 θ4। पेपर 2 से 5 होता है, पेपर 2 से 5 होता है, 5:30 भाई। तो टेस्ट के दिन क्या तुम लोग सोते हो सुबह में? नहीं सोते हो, पूरा रिवीजन करते होगे, सोते हो है ना, क्या फर्क पड़ता है। हो गया, चलो अब देखो ध्यान से, θ1 θ2 θ3 θ4 को कंपेयर करना है। बोर्ड पे सब लोग देखो, क्या यहां पे बेटा ये लोन पेयर है और ये वाला भी लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो सबसे ज्यादा धक्का मारेगा दूसरे को, तो क्या ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ गया? पहले लोन पेयर ऐसे था लेकिन दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा, तो क्या θ1 सबसे ज्यादा बढ़ गया? तो θ1 तो बढ़ गया, θ1 सबसे बड़ा हो गया। अब देखो जरा, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है और यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है और दोनों सेम है, तो क्या बराबर हो गया? तो ये कम होगा, इसके कंपेरिजन θ1 से कम होगा,
बट क्या थीटा 2 और थीटा 3 बराबर होंगे आपस में? थीटा 4, थीटा 2 और थीटा 4, और सबसे कम ध्यान दो, क्या थीटा 3 आ जाएगा? क्यों? क्योंकि एच एच बॉन्ड पेयर है, उसको तो लोन पेयर भी दबा रहा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी दबा रहा है, ये भी दबा रहा है, इसका भी रिस्क पे लगेगा और इन दोनों का भी लगेगा, तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, थीटा 3 आपके पास छोटा हो जाएगा। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा, थीटा 1 ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देख लो, यहां पे जब आप जाओगे तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं और क्या ये दोनों को रिपेल करेगा? रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना, ये पहले इतना था, क्या अब ऐसा हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ गया? तो थीटा 1 और थीटा 4 भरे बराबर है, बट सबसे बड़े क्योंकि पहले ऐसे था, अब ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला बॉन्ड बढ़ गया क्या और नीचे वाला बॉन्ड कम हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कम हो जाएगा, तो थीटा 2 और थीटा 3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमेशा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कम होता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो या लोन पेयर हो बढ़ जाता है। हमेशा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, हमेशा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बढ़ जाता है। अब लिखोगे ज्योमेट्री, डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। मुझे पता है बेटा, समय देखना आता है, हमें मैडम ने सिखाया था बचपन में। लिखो डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। कभी कभी एग्जाम में ज्योमेट्री पूछ लेगा, कभी कभी एग्जाम में शेप पूछ लेगा, दोनों आपको पता हो। ज्योमेट्री अभी तक जो आपने पढ़ा है वही है, अब आप पढ़ने जा रहे हो शेप। लिखें आगे, लिखो ज्योमेट्री का डेफिनेशन पहले लिखेंगे, व्हाट इज ज्योमेट्री, और फिर शेप का डेफिनेशन फिर दूसरा लिखेंगे। ज्योमेट्री और शेप का डेफिनेशन आ जाओ। ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री का मतलब ए स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर आता है, जैसे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो लीनियर, sp2 आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल, sp3 आ गया tbp, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इट कंसीडर्स बोथ, जब हम ये लिखेंगे इसमें दोनों ही काउंट होता है, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। इट कंसीडर्स बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर भी देखा जाता है, लोन पेयर भी देखा जाता है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर मिला के जो टोटल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं लोन पेयर छुपा दूं, केवल बॉन्ड पेयर वाला स्ट्रक्चर देखूं, वो क्या हो जाएगा? शेप। ठीक है, तो इसमें लिखो इट कंसीडर्स ओनली बॉन्ड पेयर। अगर मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के देखूं तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री। और अगर मैं केवल बॉन्ड पेयर वाला देखूं तो इट क्या हो जाएगा? शेप। यहां पे लिखो लोन पेयर इज हिडन while seeing shape of a molecule. Lone pair is hidden while seeing shape of a molecule. लोन पेयर को हम हाइड कर लेते हैं while seeing shape of a molecule. ज्योमेट्री क्या हो गया आपके पास? ज्योमेट्री इज बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। शेप इज केवल और केवल बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को छुपा देना है। अब जैसे वापस से वही एग्जांपल एक बार मैं लेता हूं फिर से, CH4, फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं अमोनिया, और तीसरा एग्जांपल लेता हूं आपके पास वाटर। CH4 में हमने देखा था क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया था और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था? sp3।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब लोग बताना ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल या कुछ और? हाइब्रिडाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बना था वही ज्योमेट्री है। तो अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि ज्योमेट्री क्या है, तो क्या ये भी टेट्राहेड्रल? अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से देखा जाता है। अगर मेरे से पूछ लिया गया ज्योमेट्री क्या है, तो क्या बोल दिया जाएगा? टेट्राहेड्रल। एक और चीज, यहां पे अगर मैंने लोन पेयर कैलकुलेट किया तो लोन पेयर क्या 0 आ रहा था, यहां पे लोन पेयर 1 आ रहा था, और यहां पे लोन पेयर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। तो देखो टेट्राहेड्रल में एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। टेट्राहेड्रल में एक भी लोन पेयर है, सारे एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। बोर्ड पे देखना, यहां पे टेट्राहेड्रल में केवल 3 ही क्या है? बॉन्ड पेयर। बाकी एक क्या होता? लोन पेयर। लोन पेयर को भूल जाओ। यहां पे क्या केवल 2 ही बॉन्ड पेयर है, बाकी के 2 लोन पेयर है। लोन पेयर को भूल जाओ। अगर आप लोन पेयर को भूल जा रहे हो तो क्या ये टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है? तो इसका शेप अब निकाल रहे हैं। लोन पेयर को भूलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है, क्या वही शेप है? लोन पेयर को भूल जाओ तो क्या अभी भी ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है? और लोन पेयर के भूलने के बाद क्या ये प्रिज्म जैसा दिख रहा है? क्या ये प्रिज्म जैसा दिख रहा है? क्या ये पिरामिडल दिख रहा है? पिरामिड ऐसे ही होता ना, पिरामिडल। तो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्रायंगल जैसा है इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल। और वो वाला देखो, लोन पेयर अगर हम भूल गए हैं तो क्या ये बेंट दिख रहा है, मुड़ा हुआ? क्या ये बेंट, या फिर इसको क्या एंगुलर बोला जाता है, एंगल जैसा मिल रहा है? और क्या ये बेटा वी शेप बोलते हैं? उल्टा वी शेप, लेकिन वी शेप ही बोला जाता है ना? ए शेप मत समझ लेना बेटा, अब साइंटिस्ट ने बोला वी तो वी समझना है ना? चलिए नेक्स्ट। तो ये लोन पेयर अगर भूल जाओगे तो जो स्ट्रक्चर बच रहा है क्या वही शेप है? यहां पे लोन पेयर होगा, लेकिन आपको क्या करना है? लोन पेयर भुला दो। क्या मिल गया आपके पास? ट्राइगोनल पिरामिडल। यहां पे भी बेटा लोन पेयर होता है, एक यहां और एक यहां, लेकिन इन दोनों को भुला दो। क्या मिल रहा है? बेंट या एंगुलर या वी शेप। तो अभी आपको बस ये बताया ज्योमेट्री क्या है, जिसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। शेप क्या है? जिसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो। लोन पेयर को ढक देना है, लोन पेयर को छुपा देना है। लोन पेयर को आपने छुपाया, आपके पास शेप आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लो, फटाफट से लिख लो, फिर एग्जाम्पल कराएंगे। मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूं PCl3 और फिर ले रहा हूं मैं PCl5। PCl3 का भी आपको ज्योमेट्री बताना है और शेप बताना है। PCl5 का भी ज्योमेट्री बताना है और शेप बताना है। देखो ज्योमेट्री और शेप का क्वेश्चन आया, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर लोन पेयर निकालना है, अपने आप आंसर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालते ही आंसर आएगा। देखो सबसे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 5 आ रहा है, 7 इंटू 3 आ रहा है, क्या 26 आ रहा है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर बचता है 2 से कटेगा, क्या 3 1 4 हो रहा है, 4 का मतलब sp3 हो रहा है, क्या बेटा टेट्राहेड्रल हो रहा है। तो sp3 का मतलब ज्योमेट्री ऊपर लिख दो। ज्योमेट्री क्या आ गया आपके पास? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन से आप तुरंत ज्योमेट्री लिख देना। PCl5 की बात करते हैं, क्या वहां पे 5 प्लस 7 इंटू 5 हो रहा है, क्या 40 हो रहा है, 8 5 जा 40 हो रहा है। तो क्या बेटा ये 5 का मतलब sp3d हो रहा है, और sp3d का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। अच्छा अब लोन पेयर सुनो ध्यान से। लोन पेयर के लिए सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। ग्रुप 15 का है 5। कितने बॉन्ड बना लिया? 3। बचा कितना? 2, मतलब एक लोन पेयर आ गया। क्या यहां पे आओ लोन पेयर निकालने। क्या इसके पास 5 थे? ओके, पांचों के 5 बॉन्ड बना लिया, तो क्या 0 लोन पेयर आ गया है? अब ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 और एक ऊपर 4। कह रहे हैं कि एक बॉन्ड नहीं है, एक लोन पेयर है और 3 ही बॉन्ड है। एक लोन पेयर है
तीन ही बॉन्ड है क्लोरीन वाला। लोन पे ढक दो, क्या लग रहा है? क्या पिरामिडल लग रहा है? तो शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल, जो भी बोल दो। पिरामिडल बोलोगे तो भी सही है, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलोगे तो भी सही है, एक ही बात है। अब ये कह रहा है sp3d में एक भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या सारे के सारे काउंट होंगे? सारे के सारे अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो क्या सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं? तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, क्योंकि लोन पेयर तो तभी आएगा ना, सॉरी शेप तो तभी आएगा ना जब लोन पेयर हो। शेप तभी आएगा जब लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर नहीं है ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जल्दी से लिखो फटाफट से। लोन पेयर ढक दो, शेप आ जाएगा। तो 4 ही तो बजा है, टेस्ट है तो 5 मिनट में तुम क्या पढ़ लोगे ऐसा जो बताओ मुझे। तो टेस्ट के लिए तो डरते हुए यार, हम मेरे हिसाब बिंदास रहा करो, ठीक है। नो नो नो, इनऑर्गेनिक मैंने नहीं किया, इनऑर्गेनिक सुधांशु सही करेंगे। मतलब पेपर हम सेट नहीं करते, पहले बता दूं, पेपर बस हम टाइप करा के दे देते हैं, यही क्वेश्चन होना चाहिए, सेट नहीं करते हम, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर बना के देते हैं। सेट करने का मतलब हुआ कि कोई बुक से उठा के दे दो कि हाँ ये 4 क्वेश्चन इस बुक से, वो 4 क्वेश्चन इस किताब से, नो। जब क्वेश्चंस हैंडमेड हो तो उसका मजा ही अलग है ना? हाँ, बिना स्ट्रक्चर बनाए एक फॉर्मूला है AB1 AB2 L1 AB2 L3, वो भी करा रहा हूं, मतलब इसके बाद टॉपिक है, कर सकते हैं, फॉर्मूला देख के कर सकते हैं, बट सबसे आसान ये होता है बिना रट्टाफिकेशन के लोन पे ढको शेप आ जाएगा, बिना रट्टाफिकेशन के, और ये हमेशा सही होता है। कई बार क्या होता है वो AB2 L1 AB2 L3 में कंफ्यूजन होके दिक्कत हो जाता है, बट मैं वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, वो भी पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे मान लो आपके पास क्या हो गया, कोई बात नहीं, कर लो बेटा, क्या नहीं हो पाएगा? चलो यही निकालो, XCF4 निकाल लो, चलो छोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ रहा है? क्या 7 into 4 आ रहा है? क्या कितना आ रहा है? 8 से डिवाइड करोगे बेटा बोर्ड पे, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या 32 आ रहा है? 32 आ रहा है तो क्या रिमाइंडर 4 आया, और 4 आया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3d2। ज्योमेट्री क्या बोल दूंगा मैं? ऑक्टाहेड्रल बोल दूं? अच्छी बात है, लेकिन जब जब शेप निकालना हुआ तो क्या मुझे लोन पेयर देखना पड़ेगा? आओ लोन पेयर देखते हैं। लोन पेयर के लिए जेनॉन के पास कितना था? 8। कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। बचे कितने? 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अब देखो ऑक्टाहेड्रल क्या ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे। क्या लोन पे रख दो, एक ऊपर रख दो एक नीचे रख दो, लोन पे ढक दो, क्या लग रहा है? स्क्वायर प्लेनर नहीं लग रहा है? लोन पे ढकने से स्क्वायर प्लेनर नहीं लग रहा है, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर, है ना बेटा। ये बेस्ट तरीका होता है, बिना रट्टाफिकेशन के शेप आ जाएगा। हालांकि वो टेबल मैं भी कराऊंगा अभी, ABL3 AB2 L1 AB3 जो भी होता है, बट वो लिख लेना और उसको बड़े बड़े क्रॉस में काट देना, क्योंकि रटोगे फंसोगे, रटना नहीं है, कैच कर लोगे। देखते कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हो। चलो भाई, बाकी AB2 L1 वाला अगली क्लास में करते हैं।